हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैथ की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, और आपको मैथ की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी की क्लासेस भी आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो बिना देरी से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। यहाँ पे लिख लो का। कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। कह रहा है योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण करना या बजट बनाना। देखो, शिक्षा कार्य योजना बनाना होता है ना। मार्गदर्शन भी करता है शिक्षक, शिक्षण भी करता है शिक्षक, यानी कि तीनों ऑप्शन हो गए, है ना। तो तीनों तो नहीं लगा सकते। अब वो पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है। बजट बनाना। अब बजट बनाना काम किसका होता है, मंत्री का, बजट मंत्री का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वे विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है। देखो, 4 संक्रियाएं मैंने आपको बता दी थी, जोड़, गुणा, भाग और, ठीक है। ये मैंने इससे पहले क्वेश्चन ले लिया था। कह रहा है वो इन चारों में क्या है, संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वो कौन सी अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सी अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, ठीक है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर, तीसरा 12वां क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के डैश स्तर पर हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने कुछ इसका वो लिया है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ, वेन हिले का जो ज्यामिति विचार है, इसमें जो स्टेजेज हैं वो आपकी 5 स्टेजेज हैं, ठीक है। और जो लेवल हैं, और लेवल जो हैं 4 है, यानी कि लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला लेवल है वो आता नहीं है सीटेट में, इसलिए मैंने इसमें केवल 4 स्टेज को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान ना हो कि सर ने एक कम कराया। एक कम इसलिए कराया बेटा, मैंने आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि सिलेक्टेड पढ़ो और सिलेक्ट हो जाओ। मैं केवल आपको सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता नहीं है वेन हिले का, इसलिए मैंने 4 लिए हैं। तो एक एक कर हम वेन हिले को देखते हैं। तो वेन हिले ने क्या कहा, पहली उनके जो स्टेज है, उस स्टेज का नाम है चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप इंग्लिश में ही याद रखना। और ये लेवल कौन सा हो जाता है, ये होता है लेवल 0 हो जाता है। इसमें वेन हिले ने पहली अवस्था में वेन हिले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनकी दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले 0 लेवल में क्या बताया वेन हिले ने, उन्होंने विजुअलाइजेशन में बताया कि इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनकी दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे 3 भुजाओं को देखकर ये बता देना कि ये त्रिभुज है, 4 भुजाओं वालों को देखकर ये बता देना ये चतुर्भुज है ना। समझ गए होंगे आप लोग। तो दूसरा पॉइंट है इसका विश्लेषण, जैसे हम बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एनालिसिस, विश्लेषण या एनालिसिस। और इसे लेवल किस लेवल में बांट दिया गया, इसे लेवल 1 में। और स्टेज क्या है इसकी, स्टेजेस हो जाती है इसकी विश्लेषण, स्टेजेस हो जाती है 2, और लेवल हो जाता है इसका 1। तो दूसरी स्टेज में क्या बताया उन्होंने कहा कि इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा उनका चित्र भी बना लेता है। अब उनके गुण के आधार पर भी वर्णित कर लेता है, यानी अब वो ये बता देता है कि ये पेंटागन है, हेक्सागन है ना, इसमें कितनी साइडें हैं और कितनी इक्वल हैं, है ना, सामने वाली इक्वल हैं। इस तरीके से उसको गुण, जो उसके गुण होते हैं ना, कि ये 90 का एंगल बना रहा है, जैसे कि उसने ये बना दिया, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, स्क्वायर बना दिया, इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। अब वो क्या करता है दूसरी स्टेज में, विश्लेषण में, इसके गुणों के आधार पर क्या कर लेता है, वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है तथा उनका डायग्राम या चित्र भी बना लेता है। उदाहरण यहाँ पे लिखना रह गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और पढ़ते हुए चलें। जब मैराथन कराऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर लूँगा। तीसरी स्टेज है इनकी, स्टेज 3
और लेवल 2 है। कह रहे हैं भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर समानता या असमानता बता लेना और सूत्र भी याद कर लेना, परंतु सिद्ध ना कर पाना। प्रायः ये कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर विकसित होते हैं। ठीक है, आखिरी कौशल है इनका स्टेज 4 है और लेवल कौन सा है, लेवल है आपका 3। ठीक है, ये आ गया 3, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसे काट दो। इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों को परिभाषाओं को निर्माण स्वयं कर लेता है। अब वो क्या करता है फॉर्मल डिडक्शन में तर्कपूर्ण तरीके से क्या करता है, बालक विभिन्न आकृतियों को और परिभाषाओं का निर्माण भी अब वो स्वयं कर लेता है, प्रमेय और उपप्रमेय संबंध भी बना लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। इस इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या था, सिद्ध नहीं कर पाता था। प्रायः ये कौशल भी, नोट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। प्रायः ये कौशल भी 10वीं स्तर तक पर विकसित होता है। देखो ये वाला कौशल भी 10वीं स्तर पर आता है, जबकि हम कौन सा पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक स्तर का पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये भी पेपर में नहीं आता है। मैंने फिर भी इंक्लूड कर लिया, आप लोगों को लगे सर काट के पढ़ा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। तो ये कौन सा स्तर पे आएगा, पहले स्तर पे आएगा ना, मानसिक चित्रण। इसी में तो करते हैं विजुअलाइजेशन में, मतलब 3 भुजाओं को देखकर बता देना ये त्रिभुज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला मानसिक चित्रण। आप लोग समझ गए होंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, ले लिया, ठीक है, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। कह रहा है कि उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे। ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाइए। उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, या उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे। भाई जब आप उनको खुद सही उत्तर लगाने का पता कहेंगे तो आपका क्या काम है, आप सैलरी का किस बात के ले रहे हो भैया, है ना। उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करेंगे जिन्होंने सही उत्तर दिया है। समूहित तो करेंगे उन लोगों के साथ, पढ़ाएंगे भी उन्हीं के साथ, लेकिन आपको उनकी हेल्प करना पड़ेगी किसी दूसरे तरीके से। उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करने से, खाली उत्तर को काट कर सही कर देना, इससे वो सीख थोड़ी ना पाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ठोस सामग्री के उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में काम करने के कारक हो सकता है। जेंडर, ये यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बेवजह गलत उत्तर मिल जाए आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहे यदि प्राथमिक विद्यालय में आप टीचर हैं और बच्चों को गणित पढ़ाता रहें तो योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होगा। कह रहे पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, मतलब पाठ्य पुस्तक के क्रम के बाद बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। कह रहे संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, केवल प्रस्तुत को नहीं करना, योजना बनाना है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए। कह रहा है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करेंगे। बिल्कुल, उनको अवसर देंगे, अवसर, जिससे कि वो खुद कल्पनाशीलता से कल्पना का विकास करेंगे और सृजनात्मकता का विकास करके क्या करेंगे, वो अवधारणाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, उनको अवसर देना चाहिए, खुद सब काम नहीं करना चाहिए। लेखन गतिविधि और संदर्भ के लिए प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। कह रहा है गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। कह रहा है कि शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकता है। बिल्कुल। कह रहा है कि उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में प्रकट किया जाता है, या गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, तो उत्तर क्या होगा इसका।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा का विशेषता नहीं माना जाता। तो नहीं बताना है हमें, क्या बताना है, नहीं माना जाता। कह रहा है गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, गणित सीखने के लिए भाषा और संवाद, वाद विवाद जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं, ये भी ठीक है। कह रहा है कि गणित और अन्य पाठ्य या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला जाता है, बिल्कुल ऐसा भी है। लेकिन कह रहा है कि उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ऐसा नहीं है, प्राथमिक साधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बताना है कि जो कक्षा में हो रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गतिविधि है। कह रहा है बच्चों द्वारा श्याम पट्ट से नकल करना, ये गतिविधि थोड़ी ना है ना। कह रहा है बच्चों का अन्वेषण में लगना, हो सकता है। कह रहा है शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करेंगे। भाई केवल शिक्षक समझता है तो बच्चे गतिविधि कहाँ कर रहे हैं। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, ये भी गतिविधि नहीं है। भैया गतिविधि क्या है, बच्चों का अन्वेषण में लगना, है ना, कुछ खोजना गतिविधि के माध्यम, ये है ऑप्शन नंबर आपका 2, ठीक है। तो आप बस आज की सीरीज़ यहीं तक थी। तो आज की सीरीज़ के क्वेश्चन आपके कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।